हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी के इस क्रम में मैं कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा से आपके लिए चैप्टर 10 विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ 12 लिया है मैंने वैद्युत। और ये जो इकाई है वो इकाई 4 है और आवेश के प्रवाह के नाम से इकाई है ये। अब हमें जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें आवेश के प्रवाह के बारे में हमें पढ़ना है और टॉपिक हम ले रहे हैं इसका वैद्युत। तो वैद्युत के साथ साथ आप ये देखना पड़ेगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। पहले पाठ का परिचय पता होना चाहिए कि पाठ में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या क्या इसका सिलेबस में जुड़ा हुआ है पार्ट है। तो पाठ परिचय में आपका वैद्युत धारा या विद्युत धारा बोल देते हैं। आपके सिलेबस में जो 9th स्तर या 10th स्तर पर है वो आप केवल वैद्युत धारा लिख रहा हो या विद्युत धारा लिख रहा हो वही पढ़ना है। अगली बात हम इन चीज़ों के डिफ्रेंशिएट अगली कक्षाओं में बारीकी से समझते हैं। फिर वैद्युत आवेश का प्रकार, फिर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत परिपथ, फिर विभव, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, ओम के नियम के सत्यापन की शर्त, ओम के नियम के लिए BI आरेख, तार का प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ क्या होते हैं। तो हम इन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज और इन टॉपिकों में बोर्ड में क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं और ये आपको बहुत ध्यान से टॉपिक देखने हैं, बहुत स्लोली आपको समझना है। देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा या विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि चालक तार क्या होता है। तो हम चालक तार की बात यहाँ कर रहे हैं। तो चालक तार क्या है? जिसमें से कोई आवेश प्रवाह हो सकता है। अब मैंने चालक तार की बात करी तो हम उससे पहले यदि पदार्थ पढ़ लें तो पदार्थ की आवश्यकता हमें पढ़ने की यहाँ पर। तो पदार्थ हम जो है अपने केमिस्ट्री लैंग्वेज के आधार पर जो है 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ लेते हैं, ठीक। इसमें चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित हो जाता है। अचालक वे होते हैं जिनमें से आवेश प्रवाह या विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक वे होते हैं जिनमें चालक और अर्धचालक के गुण मिक्स होते हैं, अर्थात मिले हुए होते हैं। सामान्य ताप पर तो वे अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु विशेष ताप पर आकर के या उनको विशेष तापमान दिया जाए तो वे चालक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं या व्यवहार प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चालक की मैं बात करूं, यहाँ पर सभी धातुएं होती हैं, सब चालक होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, ठीक, और सिल्वर, ये चांदी बोलते हैं। और अचालक की बात करते हैं। अचालक में जिनमें आवेश प्रवाह हो नहीं सकता, जैसे सूखी लकड़ी, पत्थर, मेज कुर्सी आदि, कोयला। और बात करते हैं हम अर्धचालक की, तो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये हमारे पास अर्धचालक है। अब हम चालक तार की बात मैंने बताई तो मैंने आपको ये चालक, अचालक, अर्धचालक समझा दिए, ठीक है। तो चालक तार की बात कर रहे हैं तो हम उसी चालक तार की बात कर रहे हैं जिनमें से आवेश प्रवाह हो रहा है। तो हम एक चालक तार मान लिया, ये AB कोई चालक तार है और हमने इसका संबंध बाह्य बैटरी से कर दिया। तो हमने बैटरी से संबंध करने के बाद इसमें यदि आवेश का प्रवाह हो जाए, तो ये चालक होगा। आवेश को हम लिखते हैं Q से, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, देखो पहले से आपको याद रहेगा। आवेश को हम Q से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और वैद्युत धारा को I से डिनोट करेंगे। आप यहाँ पर कैपिटल I भी ले सकते हैं और Q को आप कैपिटल Q भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी हेल्प के अनुसार, सही है। तो ये बातें मैं कहीं डायग्राम में बार बार लिख कर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सर जी क्या लिख रहे हैं, ठीक। यदि A से B की दिशा में ये आवेश चल रहा है तो समझ लीजिए कि ये चालक तार है, अर्थात इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है।
यदि आवेश प्रवाह नहीं हो रहा तो वह अचालक है। तो हम यहाँ पर जितने परिपथ पढ़ेंगे या जितने कोई बात पढ़ेंगे वह आवेश प्रवाह से संबंधित ही बात पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का भी नाम है आवेश प्रवाह। अब बात करते हैं विद्युत धारा टॉपिक पर वापस आते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। तो हमारे पास एक चालक तार है ए बी, इसमें आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। मान लिया कि इसमें जो समय लिया गया है वो समय T है, जितनी देर तक इसमें तार ए बी में या चालक तार ए बी में आवेश प्रवाहित हुआ है। तो आपने आवेश और समय की बात करी है, तो परिभाषा इससे बन जाती है क्या? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो परिभाषा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? परिभाषा देखेंगे, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से या कैपिटल आई से शो कर सकते हैं। आवेश को लिखते हैं हम Q से, वो समय लिखते हैं T से। तो सूत्र बन जाएगा इसका आपका I बराबर Q/T। ठीक। अगर हम मात्रक की बात करते हैं इसकी, तो मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक मैंने आपको बताया था निकालना कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, इस फॉर्म में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनके मात्रक लिख लेते हैं। ऊपर क्या है? Q अर्थात आवेश का मात्रक, नीचे है T अर्थात समय, समय का मात्रक लिख देंगे। आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, उस समय का होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड आपका इसका ये मात्रक हो जाएगा। एक अन्य मात्रक भी होता है इसका, या इसको हम एम्पियर लिख देते हैं। ठीक। तो आपने परिभाषा पढ़ ली इसकी और मात्रक पढ़ा। अब बात करते हैं राशि की बात करें, क्योंकि जो परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा में आपको परिभाषा के साथ साथ सूत्र, उसका मात्रक, उसकी राशि लिखनी होती है। तो बच्चों ये राशि होती है अदिश। मैं आपको सदिश अदिश प्राय पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या होता है? अब जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर Q/T का, तो यदि मैं आपको एक बात यहाँ पर नोट दोबारा से करा दूँ वैद्युत आवेश के लिए, भाई आप क्या जानते हैं? I बराबर Q/T जानते हैं। ठीक। यदि मैं Q को इधर ले लूँ और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो I × T हो जाएगा। Q होता है आपके पास आवेश, I होता है विद्युत धारा और T होता है समय। तो परिभाषा बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने परिभाषा से पहले आपको एक हिंट बता दिया कि इसको आप कहाँ से परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए, किसी चालक तार में विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हो जाएगा इसका Q बराबर IT, अर्थात आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। यदि मात्रक की बात करेंगे हम इसकी, तो बच्चों मात्रक पुरानी वाली बात आ जाएगी। आवेश का मात्रक बराबर विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है हमारे पास? एम्पियर होता है, या कूलाम प्रति सेकंड। हमने कूलाम प्रति सेकंड लिख लिया पहले। और समय का मात्रा होता, फिर सेकंड आ गया। कूलाम प्रति सेकंड में सेकंड सेकंड कट जाएगा, केवल कूलाम रह जाएगा। ठीक। तो आपका मात्रक क्या आ गया? इसका कूलाम आ गया।
ठीक है, हम जनरली इसे क्यू से शो कर देते हैं या स्मॉल सी से। चलिए स्मॉल सी से जनरली आप 9th में 10th में शो करते हैं इसको। अगली बात करते हैं आवेश के प्रकार। बच्चों आवेश वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, किंतु आवेश कैसे उत्पन्न होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको कभी सर्दी की बात करें हम, तो ठंड में आप क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपके हाथ में गर्माहट आ जाती है। आपने कभी सोचा ये गर्माहट क्यों आ जाती है? जैसे ही हम हाथ की सतहों को बार बार रगड़ते हैं, हथेली रगड़ते हैं, तो क्या होता है, इनमें गर्माहट आ जाती है, उसमें उत्पन्न होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे 2 हिस्सों या 2 खंडों को किसी वस्तु या पदार्थ ले ली जाए, उन 2 हिस्सों को आपस में रगड़ा जाए, तो उनमें आपस में आवेश स्थानांतरित हो जाता है। और आवेश का मतलब कहाँ से है? यहाँ पर केमिस्ट्री में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से है। तो हम यहाँ पर केवल ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में गर्माहट, रगड़ से गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, जिसे आवेश बोल देते हैं। यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश की बात करते हैं तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ धनावेश और ऋणावेश का अब हमारे इस सिलेबस में या 10th में क्या काम है। किसी पदार्थ पर धनावेशित होना और किसी पदार्थ का ऋणावेशित होना, इसका बहुत वैल्यूबल रखता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहन है और आवश्यक है। अगर किसी पदार्थ पर धनावेश है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और यदि हम कहें कि वह ऋणावेशित है, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने से ही इनमें आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये बात हम पहले पढ़ा भी चुके केमिस्ट्री में, फिर भी यहाँ थोड़ी सी बात टॉपिक जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखिए, आवेश प्रकार हो गए आपके 2, धनावेश और ऋणावेश। चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो जो मैंने अभी आपको एक प्रारूप बना के दिखाया था, एक तार का, चालक तार का, ए से बी के दिशा में आवेश के लिए, तो हमें से ये ध्यान रखना है आपको बच्चों कि मैं इसको ज़रा साफ कर रहा हूँ, दोबारा देखेंगे। आवेश प्रवाह की या विद्युत धारा की बात करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास एक, मान लिया हमने एक तार है ए और बी, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ए से बी दिशा में हमने इसमें एक बैटरी को जोड़ दिया है। बैटरी का साइन बच्चों हमेशा कैसे बनाएंगे, देखें ध्यान से, एक बड़ा चार्ज प्लस का फिर छोटा, यह हमारे साथ आता है, ये बैटरी का साइन होता है। और बैटरी के निकलने वाली ऊर्जा को हम विभवांतर में नापते हैं तो 20 से शो कर देते हैं। ठीक, जर्नली परिपथ में हम इसको कैपिटल बी से शो कर देते हैं। विभवांतर की दिखाएंगे तो हम उसको बी लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने एक यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी हो जाएगी यहाँ पर, अर्थात बटन। तो बैटरी से जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा में हम जो है यहाँ पर धारा I को दिखाते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और ये जब ए से बी की दिशा में जाएगी तो लोड करके पुनः ये ऋण दिशा में, ऋण टर्मिनल की ओर बैटरी का आ जाती है। अब बात ये है कि हम वैद्युत धारा की दिशा को क्या दर्शाते हैं, तो हमने क्या देखा चित्र में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर वैद्युत धारा की दिशा होती है। अर्थात जो धारा बह रही है वो इस चालक तार में ए से बी की दिशा में बह रही है। तो हमेशा वैद्युत धारा की दिशा की बात करेंगे तो क्या याद करेंगे, बैटरी के धन ध्रुव से बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। अब मैंने कहा कि एक चालक तार ए बी है या पी क्यू मान लिया मैंने, और मैंने कहा इसमें बैटरी का धन ध्रुव पी से जुड़ा हुआ है और ऋण ध्रुव क्यू से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी से क्यू की दिशा में धारा आई बह रही है। और मैंने मालूम कर दिया आवेश किस दिशा में बह रहा है। तो ये बात थोड़ी ध्यान सुनने वाली बात है। जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके उल्टी दिशा में, अर्थात रिवर्स दिशा में आवेश प्रवाहित होता है। अगर यहाँ पर ए से बी दिशा में धारा, विद्युत धारा चल रही है, तो मतलब आपका ये है कि बी से ए दिशा में आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है। ये विकल्प कई बार बोर्ड में भी और होम एग्जाम में भी मालूम कर लिया जाता है और मालूम हर बार होता है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस चालक तार में ए से बी दिशा में धारा आई बह रही है तो उसके उल्टी दिशा में, अर्थात बी से ए दिशा में आवेश प्रवाहित होगा। चलिए,
तो धारा की दिशा भी समझ में आ गई। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर धारा बहती है। आवेश ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर परिपथों में दिखाया जाता है या बहता है। अब बात करते हैं आपकी विद्युत परिपथ की। ये विद्युत परिपथ क्या है भाई आपके घर में न जाने कितने कमरे हैं, पता नहीं मुझे, किंतु आप एक सोच लीजिए मेरे घर में एक कमरा है। उस कमरे में जो बिजली फिटिंग है, इलेक्ट्रिक लाइट जो लगी हुई है, उसमें आपने देखा होगा उसमें पंखा भी होगा, बल्ब भी होगा, CFL या और अन्य उपकरण भी होंगे। तो एक कमरे के अंदर जितने भी यंत्र जुड़े हैं उन यंत्रों को किस प्रकार से ठीक क्रम में जोड़ा जा सके उसका प्रारूप दिखाना, कॉपी पर अर्थात पेपर पर दिखाना विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। प्रैक्टिकल रूप में प्रयोगशाला में इसका विद्युत परिपथ बना के दिखाते हैं। और मैं अब आपको एक विद्युत परिपथ का यहाँ पर प्रारूप बना के दिखाता हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये भी एक विद्युत परिपथ ही था, किंतु मैं आपको बल्ब के माध्यम से एक प्रारूप बताऊंगा। मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक। उस बल्ब के लिए हमें विद्युत परिपथ दिखाना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बल्ब का साइन बना लेंगे। ये हमारा बल्ब हो गया और इस बल्ब के एक सिरे को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे और एक जो दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे को हम एक बटन अर्थात कुंजी के से जोड़ते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था धन सिरे को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे और ऋण सिरे को थोड़ा छोटा दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बैटरी या बैटरी निकलने वाला विभवांतर हो गया। ठीक प्रकार से किसी भी यंत्र को हम चिन्ह सहित दिखाना या प्रदर्शित करना, किसी परिपथ को या किसी कमरे की बिजली फिटिंग को या किसी यंत्र को ठीक प्रकार से बैटरी उपकरण से जोड़ने के पश्चात प्रदर्शित करना ही विद्युत परिपथ कहलाता है। मैंने यहाँ पर एक बल्ब को प्रदर्शित किया, तो मैं यहाँ पर कोई अन्य पंखा या और भी बता सकता था। तो चलिए हम करते हैं, एक पंखा जोड़ लेते हैं। तो ये एक पंखे को मैंने यहाँ पर ये जोड़ लिया है, देखिए। ये मैंने यहाँ पर एक पंखा जोड़ लिया, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक दिशा में B से निकलते हुए धारा I चली, बल्ब में पहुँची, बल्ब से घूमते हुए ये पंखे में आई और पंखे के टर्मिनल से होती हुई ये लास्ट में कुंजी के बटन की ओर आते हुए बैटरी में पुनः प्रवेश हुई। ये एक आपका विद्युत परिपथ हुआ जिसमें मैंने एक बल्ब और एक पंखे को प्रदर्शित किया है। बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो किस प्रकार से आता है, जरा सुनेंगे ध्यान से। अपने घरेलू सिस्टम में अर्थात घर में उपकरण उपयोग किए जाने वाले हैं, उन उपकरणों का एक आप प्रारूप बना के दिखाइए, विद्युत परिपथ बना के दिखाइए, जिसमें एक पंखा, दो बल्ब, एक फ्रिज जुड़ा हुआ हो। तो आप मेन स्विच से उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे, ये हम अगले टॉपिक में जोड़ेंगे, अगले वीडियो में जोड़ेंगे इस पार्ट को, क्योंकि बहुत विस्तृत टॉपिक आएगा समझाने के लिए। ये आपको अभी से अभ्यास करना, एक बार पढ़ लेना आप, जब अगले टॉपिक आएगा उसको मैं उसमें जोड़ दूंगा, पहले आप पढ़ना इसको। तो एक तो विद्युत परिपथ हुआ। अब आता है विद्युत परिपथ में जितना वो कहे उतनी इसमें सिस्टम जोड़ते चले जाते हैं। अब विद्युत परिपथ को बढ़ाना होता है तो दो चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ती है। अमीटर और वोल्ट मीटर भी कभी कभी कह देता है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर को भी जोड़ते हैं। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये प्रश्न भी मालूम कराया जाता है। ये टॉपिक आपका ओमी परिपथ में जुड़ने वाला है, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। देखिए विभव की बात करते हैं। अब विभव क्या है, हमने अभी आवेश पढ़ा। आवेश को किसी अनंत स्थान से अर्थात कोई दूर जगह से, अनंत क्या होता है पहले ये समझिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझसे अगले या मेरी दृष्टि से आगे की ओर जितनी भी दूरी है वो सब अनंत की ओर गणना में आती है।
चाहे मैं उसको 1 किलोमीटर देख पा रहा हूँ या उससे अधिक किलोमीटर देख पा रहा हूँ। तो हमारी आँखों से जो अनंत विस्तार सामने हैं और वहाँ तक देखने वाले बिंदु को हम अनंत कह देते हैं। तो हम अनंत की बात फिजिक्स में भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक के कारण उत्पन्न क्षेत्र, आकर्षित क्षेत्र। तो देखिए एक यहाँ पर हमारे पास एक क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, इसमें अनंत से अर्थात बाहर से एक हम आवेश ला रहे हैं। आवेश है Q। ये इस Q आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आया हूं और बिंदु का नाम है A। तो मैं इस आवेश को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ मुझे कार्य करना पड़ा होगा। तो मान लिया वह कार्य W है और जो आवेश है उसका मान या मात्रा Q है। तो किसी आवेश को या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या करना पड़ता है और आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को ही विद्युत विभव या B कहते हैं। विद्युत विभव को B से शो करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा आपका? विद्युत विभव बराबर कृत कार्य अपॉन आवेश। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का प्रयोग विस्तृत रूप में आप न्यूमेरिकल रूप में भी करने वाले हैं जब हम कार्य को पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं विभवांतर। मैंने अभी विद्युत विभव की बात करी थी तो मैंने एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर केवल एक बिंदु तक लेकर आया। लाने में कितना कार्य किया? W किया। उस आवेश के मान अर्थात Q के अनुपात या निष्पत्ति को ही विभव मैंने बताया। अब मैं इस बिंदु को एक बिंदु ना मान करके A से B तक लेके जा रहा हूँ। इस विभव को A से B तक लेके जा रहा हूँ। तो मुझे अब 2 जगह कार्य करना पड़ेगा। बिंदु इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A से B तक लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, पहले A तक फिर B तक। तो इन 2 बिंदुओं के बीच जो कार्य करना पड़ा, ठीक, वह और इस आवेश के निष्पत्ति को या अनुपात को ही विभवांतर कह देंगे। VA माइनस के VB बराबर W अपॉन डेल्टा W अपॉन Q, या आप डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q। डेल्टा अंतर को शो करता है। हमने A से B तक कितना कार्य करना पड़ा इसके संबंध में बात करेंगे और जो कार्य आया उसका अंतर और आवेश की निष्पत्ति के हुई हम विभवांतर बोलते हैं। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है और आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक आएगा। इसमें हम अगला टॉपिक बता रहे हैं आपको ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम में हम क्या करेंगे। एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने ये देखा कि जो चालक तार होते हैं, चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के मार्ग में चालक तार के पदार्थ कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात विद्युत धारा उन अवरोधों से या पदार्थ के कणों से टकरा करके आगे बढ़ती है। अब इन विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। तार की लंबाई हो सकती है, ठीक, या तार का पदार्थ उसका टेम्परेचर हो सकता है। तो इन भौतिक कारणों की बात करते जाएं तो जो तार के लिए विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, इन अवरोध के कारण तार गर्म होने लगता है और अवरोध उत्पन्न होने के कारण को हम बोलते हैं तार का प्रतिरोध। चलिए अब ये तो बात थी सामान्य बात, किंतु प्रतिरोध के लिए उन्होंने एक अलग से फॉर्मूला विकसित किया और उस फॉर्मूले को प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने सत्यापन भी दिया है। प्रयोग करने के बाद सत्यापन भी बताया जो हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। उस सत्यापन या उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्या? ओम का नियम। ओम का नियम किन किन के लिए है ये भी समझने की जरूरत है बच्चों। कांस्टेंटन
मैग्निन और यूरेका, ये 3 आप नाम ध्यान से याद कर लीजिए। कॉन्स्टेंटन, मैग्निन और यूरेका, ये ऐसे चालक तार हैं जिनके द्वारा ओम के नियम का बिल्कुल सटीक सत्यापन किया जाता है। उन्होंने क्या किया, जरा देखेंगे। उन्होंने एक चालक तार ले लिया, यूरेका या कांस्टेंट, मैग्निन, किसी का भी, और उन्होंने इन चालक तार के बीच में विभवांतर लगाया। क्या लगाया? विभवांतर लगाया, V, और बैटरी के सिरों को इस तार से जोड़ दिया। अब उन्होंने इसमें बहनों ने धारा को नोट किया, ठीक, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इस चालक तार के भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं। ये भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई भाई? भौतिक अवस्था में आपको कुछ याद करना है। चालक तार का ताप, चालक तार की लंबाई, ठीक, चालक तार का व्यास या मोटाई, ये आदि इन चीजों को ना बदला जाए और इस तार के बीच में लगाए जाने वाला विभवांतर से उत्पन्न धारा को बार बार नोट करते जाएं, तो हमें एक टेबल बन जाएगी। उस टेबल के अनुसार हम धारा I और विभवांतर B के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, तो वह ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होता है। मान लिया हमने यहाँ पर ये I ले ली, इस साइड पर x पर, y एक्स पर हमने ले ली B, विभवांतर ले लिया, और हमने जो मान प्राप्त हुए उन मान को प्राप्त करने पर हमने एक ग्राफ खींच दिया, तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है, अर्थात सरल रेखा प्राप्त होता है। और ये सरल रेखा प्राप्त होना ये दर्शाता है कि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन ना होने से विभवांतर और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आता है, अर्थात जो तार का प्रतिरोध है वह नियत होता है। हर हिस्से में उसका मान नियत होता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि ये भौतिक अवस्थाएं बदल दी जाएं तो R का मान ही परिवर्तित होने लगता है। तो देखेंगे क्या सूत्र बना फिर, R बराबर B/I। इस नियम को ही हम ओम का नियम कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लेंगे। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यदि परिवर्तित न की जाएं तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उन विभवांतर से उत्पन्न धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इस नियत या नियतांक को, वैल्यू को या मान को R से प्रतिष्ठित करते हैं, और जहां R तार का या चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो क्या पढ़ा आपने? B/I बराबर नियतांक, और B/I को हम ले देंगे क्या भाई बाद में R। यही आपका ओम का नियम कहलाता है। अब जिन नियमों में, जिन परिपथों में ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है, दोबारा सुन लेंगे, जिन नियमों में ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है, अर्थात B और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो वे ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और यदि किसी परिपथ में B और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, तो वह अनओमीय परिपथ कहलाएंगे। जैसे कि मैंने एक परिपथ की कल्पना कर ली, उनके लिए धारा I और B का मैंने ग्राफ खींचा, तो पता मुझे चला कि वो ग्राफ सीधा ना होकर के तिरछा या आड़ा वक्र प्राप्त हुआ, तो ये अनओमीय परिपथ के लिए है। ये अनओमीय परिपथ को दर्शा रहा है और ये ओमीय परिपथ को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब हमने ओमीय परिपथ भी पढ़ लिया, अनओमीय परिपथ भी पढ़ लिया। ये BI ग्राफ मैंने आपको लिख के दिया है, पर उससे पहले मैंने ओम के नियम की सत्यापन शर्त कही थी। तो शर्त आपको बच्चों यही है कि B और I के बीच खींचा ग्राफ सरल रेखा होना चाहिए। बस यही शर्त आपको याद रखनी है। शर्त और भी है इस साथ में, किंतु आपको केवल ये रखना कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए B और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आनी ही चाहिए, ये आपका शर्त है। चलिए अब बात करें ओम के नियम के लिए BI ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ओम परिपथ के लिए या किसी परिपथ
प्रयोग दर्शाने के लिए हम बी और आई के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसी को ही बी आई ग्राफ कहते हैं या आरेख कहते हैं। इसमें एक्स अक्ष पर हमने ले लेते हैं आई ले लेते हैं और वाई अक्ष पर बी ले लेते हैं। हम इनको बदल भी सकते हैं, किंतु हम जनरली यहाँ पर केवल अपनी एक्स अक्ष पर आई दिखाएंगे और वाई अक्ष पर बी दिखाएंगे। जो ग्राफ तैयार होगा वह बी आई ग्राफ के नाम से या आरेख के नाम से जाना जाता है। तार का प्रतिरोध मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट हो रहा है देखो, क्योंकि ऊपर मैंने इस टॉपिक को बता दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे आर से प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम के अनुसार क्या हो जाएगा, विभवांतर और धारा आई के अनुपात को आर कहते हैं, किंतु चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, कहें कि तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। भाई तार का प्रतिरोध हमने आर पढ़ा है, अब आर इस प्रतिरोध को कौन कौन सी चीज़ें बदल सकती हैं अर्थात प्रभावित कर सकती हैं ये देखना है। मैंने आपको बताया था कि भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तार की, मतलब लंबाई, मोटाई या व्यास की बात करते हैं या ताप, ये न परिवर्तित करी जाए तभी आर का मान नियत आता है। तो हमारा रिलेशन भी इससे हो जाएगा। जैसा थ्योरी में है मैंने आपको समझाया, वैसे ही तार का प्रतिरोध इन पर निर्भर करेगा। देखेंगे जो तार का प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई के, मान लीजिए ए बी तार है, लंबाई इसकी एल है, तो ये तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर तार लंबा होगा तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाएगा, अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न अधिक होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए दूसरी बात करेंगे, तार की मोटाई या व्यास। मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक, आर समानुपाती डी। मगर तीसरी बात करते हैं, क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। क्या, कोई तार हमारे पास है, तार को हमने जो है काट दिया, तो ये जो हिस्सा कटकर आया तार का, तो वो सर्किलाकार होगा, इस एरिया को बोलेंगे ए। ठीक, तो एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल बोलते हैं। तार के काटने पर सामने जो हिस्सा बनता है वह गोलाकार होता है, उस गोलाकार हिस्से को ही हम परिच्छेद क्षेत्रफल बोलते हैं। यदि मैं बात करूं इस मार्कर की, तो मार्कर के जो ऊपरी हिस्से पर ये गोलाकार स्थिति है, इस स्थिति को हम बोले अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, क्योंकि ये इस प्रकार से काटा गया है, अनुप्रस्थ दिशा में काटा गया है। और ये क्या है आपका जो क्षेत्रफल होगा, यही क्या होगा आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा। तो ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इन बातों पर हमने विचार किया और हमने ये टॉपिक आपका कभी कभी एक प्रश्न नंबर में मालूम पड़ जाता है। ओम्य परिपथ अनोम्य परिपथ में बता चुका हूँ। इस प्रकार के चैप्टर का आपका एक आधे ज़्यादा भाग समाप्त हो जाता है और इस पढ़ाई गई सामग्री को आप तैयार करेंगे। इस बार जो परीक्षा में आ रहा है, जो द्वितीय मासिक परीक्षा जो द्वितीय चल रही है, उसमें केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर और बायो का दूसरा चैप्टर आएगा। ये आपका विज्ञान का सिलेबस है। वीडियो को अधिकांश देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।